हेलो दोस्तों, मैं राहुल मुले फ्रॉम आद्या एकेडमी। बहुत दिनों बाद हमने गेट का हमारा फिर से स्टार्ट किया है। हमने जो चैनल है वो लगभग 2 साल पहले बनाया है, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस और कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और उन्होंने जो वेट किया उसके लिए भी थैंक यू। आई होप आप सभी को हमारे वीडियोस जो हम बनाने वाले हैं, जो अब नई सीरीज़ पूरी गेट के लिए लेकर आ रहा हूं मैं, तो ये आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि हम लोग जितना शॉर्ट में, मतलब थ्योरी को बहुत ज़्यादा एलोगेट ना करें, बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें, छोटा करके और चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्चुअल बताएं आपको। और इसके लिए हमने एक अपना शीट भी तैयार किया है। पूरा एक प्रॉपर शीट हमारा रेडी है, और उस शीट में पूरी प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक प्रीवियस ईयर की गेट की हैं वो आई हैं। कुछ आईएएस की भी प्रॉब्लम्स हमने डाली हैं, और कुछ हम लोग पब्लिक सेक्टर्स की भी अब डालने वाले हैं, और कुछ एसएससीज वगैरह एसएससी एसएससी का भी कुछ हम लोग डालने वाले हैं। ये सब के पीछे एक मोटिव है। मोटिव ये है कि आपको एक ही में अगर सब कुछ मिल जाए तो इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ यू, और हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स भी मिलेंगे, और हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। तो वो एक कोशिश है हमारी, और देखते हैं होपफुली हम लोग सक्सेसफुल होंगे। सो अभी में हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स की कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लान है, सोम का प्लान है, और कुछ लाइव सेशंस भी हमारे होंगे। एक बार जब व्यूअर्स हमारे पास आ जाते हैं कि हाँ, एंड देन दे डिमांड कि हमें ये वाला सब्जेक्ट जो है वो हमें लाइव करवाइए, तो हम वो भी करने वाले हैं। और टाइमिंग भी हम ऐसी रखेंगे जिसमें किसी को दिक्कत ना जाए। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नाइट में रखा करेंगे, तो जिससे दिक्कत नहीं जाएगी, या फिर अर्ली मॉर्निंग रखा करेंगे। तो ये दो हमारे पास स्लॉट रहेंगे जनरली। कुछ दिन शायद हम लोग जिस दिन ऑफ रहा करेगा उस दिन लाइव हम आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। सो ऐसा पूरा हमारा प्लान है, राइट। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा। हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें क्या क्या करना है। और अभी हम लोग सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, हम लोग अप्लाइड पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे। सो वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्मोडायनेमिक्स। क्या हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पूरा जानेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है कि कितने आवर्स हमको लगने वाले हैं। तो यार अप्रोक्सीमेटली, लगभग जो हमको टाइम लगने वाला है वो है 50 आवर्स। लगभग 50 घंटे हमको लगने वाले हैं, ऐसा टेंटेटिव है। होपफुली हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और अगर टाइम थोड़ा बढ़ सकता है तो बढ़ा भी देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके बाद अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो यार आईएएस में इसका जबरदस्त वेटेज है। पेपर वन में 40 मार्क्स तक का ये पूरा एक क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, और 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली जो है वो ऑब्जेक्टिव में हमारे आते हैं। अगर हम लोग बात करें गेट वेटेज की, ये गेट वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 4 to 12 मार्क्स हमारा कवर करता है, और एसएससी वगैरह के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स। लगभग तीन, दो तीन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, राइट। तो अगर हम देख के चले, बेसिक की बात कर रहा हूँ, अप्लाइड के तो अलग है, अप्लाइड के तो अलग है। यहाँ पर भी हमने 4 to 12 मार्क्स लिखा है, क्योंकि अप्लाइड के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर हम ऐसा कुछ लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आ जाता है गेट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में बॉस हमारे पास आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दो क्वेश्चन तो कम से कम आने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस, है ना। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके बाद हम लोग अप्लाइड पार्ट को भी आपके सामने लेकर आएँ। जो हमारी टीम है वो इस पर वर्क कर रही है, तो अप्लाइड पार्ट भी आएगा, लेकिन अप्लाइड पार्ट थोड़ा लेट आएगा क्योंकि इस पर पूरा काम हो रहा है। और आरएसी के बाद हम लोग पावर प्लांट पे बात कर सकते हैं। पावर प्लांट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईएस और गेट दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और अगर मैं बात करता हूँ कि
और कौन कौन से हैं, तो गैस डायनेमिक हमारे पास है, गैस डायनेमिक। और यार एक और चीज है जो हम लोगों को देखनी रहेगी, दैट इज व्हाट आईसी इंजन, आईसी इंजन। तो होपफुली हम लोग पूरा लेकर आएंगे, है ना, और आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छे से। बट ये हमारे पास बेसिकली इतने जो है वो हमारे पास क्या रहने वाले हैं, पार्ट्स रहेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अप्लाइड पार्ट पे बात नहीं करेंगे, इस पूरी सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। राइट नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए या कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए। तो मैं किसी फॉरेन ऑथर पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं बोलूँगा कि आप जाइए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग है। अगर आप लोग बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, 2 साल कोविड के बहुत बेकार गए हैं, तो आप सबसे पहले उठाइए थ्योरी के लिए, क्योंकि थ्योरी पता होगी तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। तो थ्योरी के लिए ना आप क्या करो, यू शुड इसके लिए सीपी अरोरा जी जो है ना, सीपी अरोरा साहब जो है, इनकी बुक मुझे बड़ी पसंद है। मतलब ये भी पसंद है, इनकी बुक भी पसंद है। ये इसलिए पसंद है क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी है, ठीक है, और बाकी और कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इनकी थ्योरी बड़ी प्यारी है, बड़ी बहुत ही प्यारी इन्होंने थ्योरी लिखी, क्योंकि ऐसी थ्योरी है जो हमें समझ में आ जाती है, हमें मतलब मुझे भी और आपको भी आएगी, क्योंकि बहुत सरल लैंग्वेज है। तो डेफिनेटली हमें सीपी अरोरा जी पे जाना चाहिए। इनकी आरएसी की किताब भी बहुत अच्छी है, आरएसी के लिए तो सीपी अरोरा जी का है ही है, अच्छा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हम लोग पीके नाग साहब को लें प्रॉब्लम के लिए, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स के लिए इनसे बेहतर नहीं है। बाकी अगर थ्योरी की बात करें ना बहुत, तो नाग साहब ने क्या लिखा है शायद वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बहुत अच्छी किताब है ना, बहुत अच्छे ऑथर हैं वो भी, नो डाउट, और बहुत नाम है उनका। तो डेफिनेटली आप पी के नाग को प्रॉब्लम के लिए यूज़ करिए, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं पी के नाग साहब के जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन को भी आपके सामने लेकर आऊँ, और एक पूरा हमारा जो सीरीज है वो लेकर ही आए हम उसके लिए, पी के नाग साहब के लिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट होपफुली हम लोग जल्दी से जल्दी उसको भी करेंगे, राइट। और थ्योरी के लिए तो यार अरोरा जी इज बेस्ट, राइट, अरोरा जी इज बेस्ट, राइट। चलिए, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि यार क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अगर हम लोग अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट, इट्स अ थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो कहीं ना कहीं जो वर्ड है वो टेम्परेचर मतलब हीट से रिलेटेड है, और जो वर्ड डायनेमिक है उसका मतलब होता है मोशन। बाकी चीजें हम लोग देखेंगे, अभी समझाने से इतना कुछ वो नहीं है। पर अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है साइंस जिसमें हम लोग एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज एनर्जी इंट्रैक्शन। जहां बात इंट्रैक्शन किया जाती है वहां कोई ना कोई दो चीजें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ लेना देना कर रही होंगी, कुछ इंट्रैक्शन कर रही होंगी। तो एनर्जी ट्रांसफर मतलब एनर्जी इंट्रैक्शन की बात यहाँ पर होगी। और एनर्जी इंट्रैक्शन क्या है, तो एनर्जी इंट्रैक्शन है हीट और वर्क। एनर्जी इंट्रैक्शन क्या है, हीट और वर्क। एनर्जी इंट्रैक्शन है हीट और वर्क। इसके बारे में बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ में। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा उसमें हम लोग ये डिटेल में देखेंगे। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें एनर्जी इंट्रैक्शन जो हो रही है ना उसके इफेक्ट को देखना है, its effect on properties. Yes, my dear friends, what I say, properties, properties किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होती क्या है यार, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सभी चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज। अभी डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी चीजें। क्योंकि अगर हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं मतलब दैट मीन्स हीट और वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, चेंज आएगा। एक वर्ड मैंने अभी यूज किया, सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है तो मैं बोलूंगा वो है सिस्टम। उसकी डेफिनेशन हम एक लाइन में खत्म कर देते हैं, पर हर समय हम एक सिस्टम को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे।
और वो सिस्टम अपना खेल खेलता है। एक्चुअली उसके साथ जो हो रहा है वो हमें बात करनी ज़्यादा थी। सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है, सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिस्टम हमने डिसाइड किया तो जो बचा वो कौन, सराउंडिंग। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो सिस्टम को लेकर हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। राइट, क्लियर है? तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि यार एम क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, व्हाट इज द एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है? हर चीज का एक एम होता है। आपका भी एक एम है, मेरा भी एक एम है, हर लोग हर व्यक्ति का एक एम है। तो सब्जेक्ट का भी क्या है, एम है। क्योंकि एम पता होगा तो हम उसको समझ पाएंगे कि यार हमें इसके साथ करना क्या है या इसको अपने साथ क्या करना है। राइट, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है, द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी, द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी is to convert deorganized form of energy. My dear friends, deorganized form of energy. Deorganized form of energy is what? क्या है यार ये deorganized form of energy? यही तो खेल है, heat. Heat is what? It is a deorganized form of energy. कैसे? थोड़ी देर के लिए समझते हैं। पेट्रोल लिया, गाड़ी में नहीं, बाहर लिया और आग लगा दी। आग लगाई, पेट्रोल का जलना हुआ, कंबशन हो रहा है, लेकिन बट क्या वो आपको कुछ, मतलब उस हीट को आप यूटिलाइज कर पा रहे हो? सिर्फ जला दिया, ठीक है, आग वाग थोड़ा हाथ वाथ से सेक सकते हैं आप लोग, है ना, सिकाई विकाई कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली उससे आपको कुछ फायदा मिला क्या? कुछ फायदा मिला क्या उससे? फायदा मतलब क्या? अगर वो पेट्रोल गाड़ी में डालते, गाड़ी से कंबशन उसमें भी होता, लेकिन हमको गाड़ी चलती, मतलब दैट मीन्स व्हाट, हमको कुछ आउटपुट मिलता, कुछ वर्क मिलता। तो वर्क कौन हो गया? वर्क हो गया हमारे लिए कौन? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क। अच्छा, सिर्फ हमने डीऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो यही एम है क्या? नहीं, हमें इसको करना है एफिशिएंट मैनर में। काय में करना है बॉस? काय में करना है? एफिशिएंट मैनर में। काय में करना है? एफिशिएंट मैनर में। तो हमें इसको एफिशिएंट मैनर में कन्वर्ट करना है। किसको? डीऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट। डीऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट? हीट। मैन, एक और बात मैं तुम लोगों को बताऊं यार, सुनो, देखो, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं एक और, कि यार ये जो डीऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, डीऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। यही है लो ग्रेड एनर्जी। कौन है? कौन है लो ग्रेड एनर्जी? कौन है लो ग्रेड एनर्जी? तो लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है कौन? हीट। हीट हमारी लो ग्रेड एनर्जी है। और हाई ग्रेड एनर्जी कौन है? वर्क। तो वर्क कौन है? हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी। फ्रेंड्स, आई होप यहां तक हमको ये बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया। हीट मतलब लो ग्रेड एनर्जी को हमने वर्क में कन्वर्ट किया, मतलब हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट किया। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? तो हमने इसको कन्वर्ट किया एफिशिएंट मैनर में। एफिशिएंट मैनर में मतलब यार उसकी एफिशिएंसी, द वर्ड इज व्हाट? एफिशिएंसी जो है वो हम यहीं से बात कर रहे हैं कि एफिशिएंट मैनर मतलब हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया एक एफिशिएंट मैनर में, मतलब जो मैक्सिमम हो सकता है। देखिए, इसीलिए हम लोग यहां पर एक टर्म भी पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी। वो सब कहीं ना कहीं इन सब बातों से रिलेटेड होते हैं। अभी देखेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। राइट, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बातें मैं और बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। सो
हमको सबसे पहला चैप्टर जो कंप्लीट करेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम लोग हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट बीच में और डालें। अभी हम लोग इसको एक नॉर्मल तरीके से पूरा थ्योरी लेकर ज्यादा कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, वर्क एंड हीट। और देखो इसका नाम अपन ने क्या रखा है, एनर्जी इंट्रैक्शन। एग्जैक्टली इसका नाम एनर्जी इंट्रैक्शन ही है, एंड दैट इज व्हाट, वर्क एंड हीट। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लेंगे, ओपन सिस्टम लेंगे, क्लोज सिस्टम लेंगे, और उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम जो हमारे पास होगा, तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उनके लिए क्या हमारे पास वर्क आ रहा है, क्या हमारे पास हीट आ रही है। ऐसे सिमिलरली हम लोग ओपन सिस्टम के लिए जाएंगे, स्टडी फ्लो के लिए जाएंगे, या स्टडी फ्लो के लिए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पूरी बातें करने वाले हैं। किसमें, चैप्टर नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर गेट में एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से, एंड दैट इज व्हाट, एनर्जी इंट्रैक्शन। द थर्ड टॉपिक इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएसी का कहीं ना कहीं बेस यहाँ पर छुपा है ना। और बेस तो तुम लोगों को पता ही है, बेस किसको पसंद है, बेबी को बेस पसंद है ना। जब बेबी को बेस पसंद है तो क्या होगा, इसीलिए बेसिक अच्छा रखो। बेसिक अच्छा नहीं हुआ तो बेबी गुस्सा हो जाएगी, है ना। चलिए, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, आप लोग सोच रहे होंगे सर फर्स्ट लॉ कहाँ गया, अरे फर्स्ट लॉ इसी में रहेगा यार, फर्स्ट लॉ पूरा इसी के बारे में रहेगा, राइट। ये पूरा फर्स्ट लॉ ही है एक तरीके से। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएसी नहीं तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। और एंट्रोपी, एंट्रोपी तो समझ लो कि जान है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की जान कौन है, एंट्रोपी, ठीक है। चलिए, सब कुछ अपन देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो आएगा वो है प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रहेगा वो रहेगा प्योर सब्सटेंस। तो हमें प्योर सब्सटेंस देखना रहेगा क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस के बारे में बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि ये भी बेस है। ये किसका बेस है, अगर हमें स्टीम या थर्मल पावर प्लांट जो पढ़ना है उसके बारे में जानना है, तो पावर प्लांट में हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पढ़ना पड़ेगा, पावर प्लांट में। द नेक्स्ट इज व्हाट, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल टर्म्स रहेंगे, लेकिन उससे बहुत सारे आउटकम्स आएंगे जिनको हमें पहचानना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये इक्वेशन क्या बोलना चाह रही है, ये रिलेशन क्या बोलना चाह रहा है। वो सब बातें हम लोग कहाँ देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन में। और लास्ट में मैंने एक छोटा सा टॉपिक डाला है, दैट इज व्हाट, आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में बहुत हद तक हम यहाँ पर बातें कर चुके होंगे, पर वो एक मैं क्या बोल सकते हैं कि एक कंक्लूजन टाइप का दूंगा कि यार आइडियल गैस की क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या हो सकता है, और थोड़ी सी काइनेटिक थ्योरी भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि रेलवे वेलवे के लिए ना काइनेटिक थ्योरी थोड़ी सी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो ये अपन थोड़ा सा देख लेंगे इसमें। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हम लोगों को करना क्या है, राइट। आप और हम मिलकर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं टाइम यहाँ दूंगा, आप देखने में टाइम देंगे, तो फिर हम सबको फायदा मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमें इसको बहुत अच्छे से अगर करना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना बेहतर करना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो इसके बाद वर्क एंड हीट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए देखिएगा क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला टर्म क्या है, दैट इज व्हाट, सिस्टम। मैन व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है मैन, सिस्टम क्या है, सिस्टम है क्या, एग्जैक्टली इस बारे में समझना है हमें कि सिस्टम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम। क्योंकि सिस्टम नहीं तो स्टडी नहीं। स्टडी आप किस पर कर रहे हो, स्टडी आप किस पर कर रहे हो, जिस पर आप स्टडी कर रहे हो वो कौन है, सिस्टम। जैसे मैं अपने स्टूडेंट पर अगर वर्क कर रहा हूं तो मेरे लिए सिस्टम कौन है, स्टूडेंट, ठीक है। मेरे लिए सिस्टम कौन है, स्टूडेंट। तो मैं जो भी बातें करूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, स्टूडेंट के बारे में। तो ऐसे ही अगर हम बोलें कि इट इज अ रीजन इन स्पेस
अपॉन विच स्टडी इज कंसंट्रेटेड। स्टडी इज कंसंट्रेटेड, बॉस हमारी स्टडी जिस पर कंसंट्रेटेड है, हमारी स्टडी जिस पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, दैट टर्म और द दैट थिंग और द दैट स्पेस, जो भी आप बोलना चाहो, दैट बॉडी, दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज व्हाट, सिस्टम। वो कहलाती है कौन, सिस्टम। जो भी रीजन है स्पेस में जिस पर हमारी स्टडी क्या है, कंसंट्रेटेड है, जिस पर हमारी स्टडी क्या है, कंसंट्रेटेड है, वो कहलाता है क्या, सिस्टम। अच्छा, तो वो अगर सिस्टम है तो उसके अलावा बाकी क्या है, तो उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग। उसके अलावा जो कुछ भी है बाकी वो पूरा क्या है, सराउंडिंग है, वो पूरा सराउंडिंग। मतलब एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम से बाहर, सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो कौन है, वो है सराउंडिंग। ओके, आई होप यहां तक जो टर्म मैं बात कर रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। और इन दोनों को कोई क्या करता है, सेपरेट। तो जो सेपरेट करता है, द बाउंड्री इज व्हाट, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है, जो दोनों के बीच में कुछ दूरी बना रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों को जो बांट रहा है, जो सेपरेट कर रहा है, वो है कौन, वो है बाउंड्री। वो है कौन, बाउंड्री। तो बॉस हमने एज्यूम किया कि यार ये हमारे पास कोई एक क्या है, आर्बिट्री शेप का सिस्टम है। ऐसे जो आड़ा टेढ़ा हम बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री। जो भी हम ऐसा आड़ा टेढ़ा बना देते हैं, उसका कोई शेप डिफाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा ही बना दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्बिट्री। क्या बोलते हैं, आर्बिट्री। तो ये एक आर्बिट्री शेप है और इस शेप का कोई हमने एक सिस्टम ले लिया, तो दिस इज व्हाट, सिस्टम। तो ये हमारे लिए कौन है, सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अलावा जो कुछ है, अभी अभी हमने बात करी, वो कौन है, वो है सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है फ्रेंड, वो पूरा का पूरा क्या है, इट्स अ सराउंडिंग, इट्स अ सराउंडिंग। और जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है वो है कौन, बाउंड्री। तो बॉस सिस्टम क्या है, जिस पर हमारी स्टडी क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी। सराउंडिंग क्या है, जो एक्सटर्नल टू द सिस्टम है वो क्या है, सराउंडिंग है। और जो दोनों को सेपरेट करे वो कौन है, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है, जो दोनों को सेपरेट करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बाउंड्री या फिर रिजिड होगी या फिर मूवेबल होगी, या वो रिजिड होगी या वो मूवेबल होगी, क्लियर है, या वो रियल होगी या वो इमेजिनरी होगी। तो रियल, इमेजिनरी, रिजिड मतलब फिक्स्ड, या फिर मूवेबल मतलब मूविंग बाउंड्री। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो बाउंड्री हमारे पास कितने टाइप की होने वाली है, देयर आर 4, ऐसा हम बोल सकते हैं कि 4 टाइप की हमें पढ़नी है। या फिर रिजिड होगी, या फिर रिजिड होगी, या फिर फ्लेक्सिबल होगी, या फिर रिजिड होगी, या फिर फ्लेक्सिबल होगी, या फिर रियल होगी, या फिर इमेजिनरी होगी। अब रियल इमेजिनरी के बारे में अगर हमें बात करनी है और रिजिड और फ्लेक्सिबल के बारे में बात करनी है, तो हम कैसे बात कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई फ्लास्क है, देयर इज अ फ्लास्क, ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में मैंने एक कोई गैस को रखा है। अब इस गैस को रखा है तो ये गैस मेरे लिए कौन है, तो ये गैस मेरे लिए बन गई है सिस्टम, है ना। ये एक ग्लास का भी फ्लास्क हो सकता है, एक कंटेनर हो सकता है लोहे का कंटेनर हो, कुछ भी हो सकता है, आयरन का हो, कुछ भी हो। अब अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस रखी हुई है, तो आप बताइए क्या इसकी बाउंड्री इधर उधर ऐसे नीचे आगे पीछे कुछ हो पा रही होगी क्या। देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन होता है, ये बात हम लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर अगर है तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो अपन ये मान लेंगे कि अगर वो हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि इसकी बाउंड्री क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। इसकी बाउंड्री फिक्स्ड हो गई, मतलब ये बाउंड्री कौन सी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है ये, रिजिड बाउंड्री। अच्छा, तो सर आप बोल रहे हो रिजिड बॉडी है, हमने मान भी लिया रिजिड बॉडी है, हमने मान भी लिया सर कि ये रिजिड बॉडी है। पर सर ये बताओ कि अगर वो रिजिड बॉडी है तो मूवेबल क्या होगा, सॉरी रिजिड बॉडी नहीं, रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, सॉरी फॉर दैट, रिजिड बाउंड्री है, तो फिर मूवेबल बाउंड्री क्या होगी, मूवेबल बाउंड्री क्या होगी। तो यार हमने एज्यूम किया कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है और ये एक हमने जो अभी बनाया है ये कोई हमारे पास एक पिस्टन है, ये कोई एक क्या है हमारे पास, पिस्टन है। सो देयर इज अ पिस्टन। ये हमारे पास एक क्या आ गया है भाई, पिस्टन आ गया ना, ये हमारे पास क्या आ गया, एक पिस्टन आ गया है। ओके ओके, सो दिस इज द पिस्टन। अब ये हमारे सामने एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है, एंड अगेन आई से दैट कि यार देयर इज अ सम गैस इनसाइड दैट, देयर इज अ सम गैस, और वो उसमें एक प्रेशर आया, वो प्रेशर के कारण उसने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मूव कर दिया, या हम एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगा रहे हैं और इसको मूव कर रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, इस सिस्टम की जो बाउंड्री है ना, इस सिस्टम की जो बाउंड्री है वो क्या हो रही है, या फिर ऐसे जा रही है तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये इधर आ रही है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि सिस्टम की बाउंड्री क्या हो रही है, मूव कर रही है। सिस्टम की बाउंड्री क्या कर रही है, यहाँ पर मूव कर रही है। और अगर सिस्टम की बाउंड्री मूव कर रही है तो हम उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल और मूविंग बाउंड्री, फ्लेक्सिबल और मूविंग बाउंड्री। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, and this is the example of rigid boundary. ओके, तो कहा सर ये रियल और इमेजिनरी क्या है, नाम तो जानते ही हो, रियल मतलब जो सत्य है, और जो सत्य है वो यहाँ है, अभी दिखा रहा हूं। तो सेकंड थिंग इज व्हाट, द इमेजिनरी। द इमेजिनरी मतलब जो काल्पनिक है। तो भाई एक हो गया कौन हमारा, एक हो गया कौन हमारा, रिजिड बाउंड्री, बोलो सही है। एक हो गया हमारा कौन, रिजिड बाउंड्री। एक कौन हो गया हमारा, रिजिड बाउंड्री। एक हो गया हमारा रिजिड बाउंड्री, और एक हो गई हमारे पास फ्लेक्सिबल बाउंड्री। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी अभी मैं इसको साइड में करता हूं। नाउ लेट अस कंसीडर अ पाइप। एक मैंने पाइप ले लिया यार, क्या ले लिया, एक मैंने पाइप ले लिया। ये सपोज मेरे पास एक क्या है, पाइप है। ओके, क्या नहीं समझ में आ रहा सर, पाइप कहाँ है, ये तो आपने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है भाई, लो 2 मिनट रुको बस, अभी देखो, अभी बोलोगे कि हाँ सर ठीक है। तो ये एक हमारे पास कुछ पाइप है। ओके, सो नाउ दिस इज अ सर्कुलर पाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि यार कहीं पर एक बहुत दूर रिवर है और वहां से पाइपलाइन लाई गई है सिटी तक, और दोनों के बीच में कुछ 50 किलोमीटर का क्या है, ओवरऑल डिफरेंस। द ओवरऑल डिफरेंस इज व्हाट, 50 किलोमीटर, राइट। ओके, तो अब वो 50 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस है, जो 50 किलोमीटर का हमारा क्या है, डिस्टेंस है, उसको हमने पाइपलाइन को डाला है। और सपोज हमको चेक करना है कि यार कहीं पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मतलब जो लास्ट में प्रेशर आना चाहिए वो उतना नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या, कहीं पर लीकेज होगा। तो लीकेज होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम वहां पर इंडिकेटर लगा दें, कुछ क्या बोलते हैं अपना, अरे उसको क्या बोलते हैं, गेज लगा दे, जिससे ये पता चल जाए कि यहाँ प्रेशर कितना आ रहा है, यानी ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब बाय कैलकुलेशन जितना ड्रॉप होना चाहिए फ्रिक्शन वगैरह के कारण उतना तो ड्रॉप होगा, पर उसके अलावा अगर कुछ और ड्रॉप हो रहा है तो हमें वो कंसीडर समझ में जाएगा कि यार जैसे सपोज हमने माना कि यार 50 किलोमीटर्स में हमने ये 50 किलोमीटर की हमने कोई रेंज ली है, और इसमें हमने 5 जगहों पर क्या कर दिया था, ऐसे 10-10 किलोमीटर्स पे मैंने यहाँ पर गेज लगा दिए थे। तो मुझे पता होना चाहिए कि यार यहाँ प्रेशर कितना आना चाहिए। सपोज इधर प्रेशर P3 आ रहा है, लेकिन यहाँ P3 आना चाहिए और यहाँ प्रेशर P3 नहीं आ रहा है।
मतलब उससे थोड़ा कम आ रहा है। तो अगर उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यार इसके इधर तो फॉल्ट नहीं है, पहले इधर ही पे कहीं फॉल्ट होना चाहिए, अगर ये पाइपलाइन में हमने ऐसे फ्लूइड को फ्लो कराया है। अब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर हमने पाया कि अरे यार यहाँ P2 प्रेशर होना चाहिए, और P2 आ भी रहा है, हमें गेज में P2 आ भी रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हमने क्या डिसीजन ले लिया कि यार इसका मतलब है जो गड़बड़ी है, जो लीकेज है, वो इन दोनों के बीच में है। एग्जैक्टली exactly ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक बाउंड्री यहां बना ली, एक बाउंड्री यहां बना ली, जो कि एग्जैक्टली बाउंड्री नहीं है। देखिए पाइप के बाहर आउटर ये बाउंड्री तो है, क्योंकि फ्लूइड इसके बाहर नहीं जा पाएगा। अगर इसके बाहर फ्लूइड नहीं जा पा रहा है तो ये इसके लिए क्या बन गई, एक बाउंड्री। ये बाउंड्री कौन सी बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। दिस वन इज व्हाट, इट्स अ रियल बाउंड्री। ये हमारी कौन सी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। दिस इज द रियल बाउंड्री, ये हमारी रियल बाउंड्री है। और अगर मैं बात कर रहा हूं ये वाले की, तो अब इसमें मैंने क्या किया, ये तो पाइप बहुत लंबा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग अपनी तरफ से कुछ इमेजनरी क्या बना ली, बाउंड्रीज बना ली। इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं इमेजनरी बाउंड्री। ये हम लोग एफएम में जनरली यूज करते हैं बहुत ज्यादा, थर्मोडायनेमिक्स में भी करेंगे, बट एफएम में आप लोगों ने इस टाइप से हमेशा बाउंड्रीज बनाई होंगी, और ये बाउंड्रीज हमारी कहलाती हैं इमेजनरी बाउंड्री। सो ये हमारी इमेजनरी बाउंड्री है। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि रिजिड क्या होती है, मूवेबल क्या होती है, या फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या है, रियल क्या है, और इमेजिनरी क्या है। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, रिजिड मतलब जिसके कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, दैट मीन्स मूवेबल बाउंड्री। यहां पर फ्लूइड के लिए जो पाइप है उसकी आउटर सरफेस, दैट इज द रियल बाउंड्री। एंड जो हम अपनी तरफ से अपने अपनी तरफ से सिस्टम बनाते हैं कि यार ये दो पॉइंट हमारे लिए क्या बन गया, सिस्टम। इन दोनों के बीच में हमें कुछ भी स्टडी करनी है, प्रेशर की स्टडी करनी है, टेम्परेचर की स्टडी करनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड वेलोसिटी की स्टडी करनी है, हमने क्या कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को क्या मान लिया, बाउंड्री मान ली, कि हमें तो यही दोनों पे स्टडी करनी है। एंड दैट इज नोन एज इमेजनरी बाउंड्रीज। दैट इज नोन एज व्हाट, इमेजनरी बाउंड्रीज। इमेजनरी बाउंड्रीज। तो अभी हम एक छोटा सा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसके बाद आपको आगे का पढ़ाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बंद नहीं करना, पॉज करना। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या हमें देखना है। तो यहां तक मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हमें अब करना है, राइट। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्या हमें करना है। अब देखिए इधर, द नेक्स्ट इज व्हाट। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या है, दुनिया। ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, है ना। चलिए, तो संसार क्या है भाई, यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स है सिस्टम और सराउंडिंग। सही बात है भाई, आपने किसी भी चीज को अपना क्या ले लिया, सिस्टम। कोई भी एक चीज है वो आपने क्या ले लिया, आपने सिस्टम ले ली। उसके अलावा जो कुछ है वो कौन है, आप ही ने बोला सर, सराउंडिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने बोला आपने माना, थैंक यू फॉर दैट। ये हो गई सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बाद
कुछ बचा क्या? नहीं ना, बस यही तो क्या है, यूनिवर्स। मित्र यही है यूनिवर्स, यही है क्या, यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। भाई दुनिया क्या है, हमने मान लिया ये बोर्ड मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। आफ्टर दैट पूरी दुनिया जो बची इसके अलावा वो कौन है, सराउंडिंग। दोनों को जोड़ डाला तो यू गॉट यूनिवर्स लाला। तो वही तो है यूनिवर्स। अरे यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। संसार क्या है, किसी एक चीज को आपने सिस्टम माना, बाकी इसके अलावा सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, एंट्रोपी में बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि इंट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा यूनिवर्स के साथ, उसकी एंट्रोपी के साथ, है ना। तो ये बहुत ज्यादा हमारे काम में आने वाली चीज है, डेफिनेटली आपको यूजफुल रहेगी। नहीं, अब देखिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली कि टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सिस्टम क्या होगा, टाइप ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। तो कितने टाइप के सिस्टम होते हैं ये हमें देखना है। ठीक, तो बॉस, हाँ सही, अच्छा स्टॉप किया क्या, नहीं ये विजिबिलिटी आ रही है ना इसकी, ठीक है। तो कितने टाइप के सिस्टम होते हैं भाई, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, तो सिस्टम थ्री टाइप के होते हैं। नंबर वन, क्लोज्ड सिस्टम। नंबर टू, ओपन सिस्टम। और थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इधर पूरे में हम लोगों को बस एक ही बात करनी है कि क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है इनके साथ में, सिस्टम के साथ में होने वाला क्या है, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमें दो बातें देखनी है, एक एनर्जी ट्रांसफर और एक मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर, अगर किसी भी सिस्टम से सिर्फ मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। अगर सिस्टम ऐसा है जहां से दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट मींस द एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स, दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। और जो हमारे पास थर्ड वन है, ये थर्ड वन जो है, इसमें ना एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है ना मास ट्रांसफर होने वाला है। तो ना एनर्जी ट्रांसफर हो ना मास ट्रांसफर हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक सिस्टम हमारे पास कौन है, क्लोज सिस्टम। एक है कौन, ओपन सिस्टम। एक है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, दैट मींस देयर इज नो मास ट्रांसफर, ओनली heat transfer or the energy transfer, sorry heat transfer no, sorry for that, only energy transfer, only energy transfer। हीट ट्रांसफर बोल देता तो अधूरा होता, क्योंकि वर्क ट्रांसफर को भी पिक्चर में लेना पड़ता। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर कौन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, यस होगा। मास ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन, सॉरी क्लोज्ड सिस्टम। जैसे कि पिस्टन सिलेंडर है विदाउट वॉल्व, यहां वॉल्व वॉल्व लिख लीजिएगा प्लीज, यहां वॉल्व लिख लीजिएगा, विदाउट वॉल्व। तो अगर विदाउट वॉल्व हमारे पास पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व का मीनिंग क्या है फ्रेंड, इसका मीनिंग क्या है कि हमने सपोज ये ले लिया एक कौन, सिलेंडर, और ये हो गया पिस्टन, ये हो गया कौन, पिस्टन। अब हमने क्या किया, इसमें वॉल्व नहीं लगाया और अंदर गैस को हमने फिल किया हुआ है। तो यू नो दैट कि क्या होगा, ये गैस अंदर ही बनी रहेगी। गैस कहां बनी रहेगी, अंदर ही। गैस, क्या गैस इस सिस्टम से बाहर जाएगी, क्या वो क्रॉस कर रही है बाउंड्री को? अगर गैस करेगी तो मास ट्रांसफर होगा, अगर गैस ने किया तो क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा। तो क्या यहां पे मास ट्रांसफर पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर मास ट्रांसफर नहीं है, देयर इज नो मास ट्रांसफर, देयर इज नो मास ट्रांसफर। बट अगर मैं इसको कुछ भी सप्लाई करता हूं, सपोज हीट सप्लाई करता हूं या इसको मैं वर्क देता हूं, तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्या ट्रांसफर हो रही है,
एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। भाई ये पिस्टन को अगर मैं प्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा, तो इस पे कुछ ना कुछ क्या होगा, सिस्टम पर वर्क होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम पर क्या होगा, वर्क होगा, जो कंप्रेस हम कर रहे हैं उसके लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया बॉस, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ओपन सिस्टम की बात करें ना, तो इसमें दोनों हो रहे हैं। जैसे कि मैंने एक कप रख लिया और उस कप में किसको बनाया, मतलब बनाया मतलब चाय को रख दिया, तो भाई यहां से कौन निकल रही होगी, स्टीम। वो जो स्टीम है उससे मास ट्रांसफर भी हो रहा है, और चूंकि हमें पता है कि थोड़ी देर बाद ये ठंडा भी हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर भी हुई है। हीट ट्रांसफर का मतलब ही है कि एनर्जी ट्रांसफर भी हुई है। तो दोनों अगर ओपन सिस्टम है तो हमेशा क्या होगा, दोनों होगा, एनर्जी ट्रांसफर मतलब मास ट्रांसफर भी और वर्क ट्रांसफर भी, सॉरी मास ट्रांसफर भी और एनर्जी ट्रांसफर भी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, और भी जो एग्जाम्पल है जो हमें सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं, वो है कौन कौन, वो है हमारे पास है टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, बॉयलर। ये सब हमको पढ़ने हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। थर्ड वाला सिस्टम है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। देखो जनरली हमें दो वर्ड सुनने में आएंगे पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, एक आइसोलेटेड होगा और एक इंसुलेटेड होगा। दोनों में अंतर रहेगा, है ना, दोनों में क्या रहेगा, अंतर रहता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आइसोलेटेड की। किसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड का मतलब है ना उससे मास ट्रांसफर होने वाला है, ना उससे एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है। और इंसुलेटेड का मतलब है हीट ट्रांसफर को रोकना, सिर्फ हीट ट्रांसफर। यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं, ना मास ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब नो वर्क नो हीट, नो वर्क नो हीट। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं इंसुलेटेड की बात करूं तो ओनली रिलेटेड विद द हीट, वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं है। एक तरीके से आप एडियाबेटिक उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वर्क ट्रांसफर एडियाबेटिक में होता है। तो वो अपन अभी देखते हैं, डोंट वेरी, एक एक करके वन बाय वन उसको पूरा करेंगे। अभी आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि इन आइसोलेटेड अगर सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसमें मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगी। इंसुलेटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग किसी को भी लेते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल टरबाइन को लिया। अभी टरबाइन को मैंने बोला कि यार टरबाइन इंसुलेटेड है, मतलब इससे कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। देर इज नो हीट लॉस, जीरो हीट लॉस। जो लॉस है ना हीट का, वो जीरो है। पर ये टरबाइन हमको वर्क देता है कि नहीं, बिल्कुल देता है, एडियाबेटिक वर्क मिलता है हमें इससे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली फ्रिक्शन के साथ भी आती है कहानी। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमने इसको आइसोलेटेड क्यों किया, कि भाई हीट लॉस को हमने रोक दिया है। अब अगर यहां देख रहे हो आप, तो क्या दिख रहा है आपको, वर्क मिल रहा है। तो ये हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, ये इंसुलेटेड है। ये कैसा है, इंसुलेटेड है, मतलब इसमें हमने मान लिया कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। लेकिन अगर हमने बोला कि यार हमारे पास ऐसा भी सिस्टम है जिसमें ना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना मास ट्रांसफर, ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ना मास ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको फिर हम बोलेंगे क्या, सिर्फ आइसोलेटेड। उसको सिर्फ हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके मैंने डायग्राम भी बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम में यूनिवर्स, आइसोलेटेड सिस्टम में यूनिवर्स जो है वो आ, हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पूछो क्यों भाई, ये कौन का सिस्टम, इसके अलावा बाकी कौन, सराउंडिंग, बहुत बढ़िया, इसने इसको हीट दी, इसने इसको हीट दी, इसने इसको वर्क दिया, इसने इसको वर्क दिया। क्या ये सब कुछ यूनिवर्स के बाहर गया, बिल्कुल नहीं गया। तो इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हम बोलते जरूर है, हम बोलते जरूर है कि हमारे पास यहां पर जो क्या बोलते हैं, हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। तो भाई ये बोल जरूर रहे, पर ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कितना भी वेल इंसुलेटेड कर ले आप, वेल वेल आइसोलेटेड कर ले,
थोड़ा बहुत तो हीट का ट्रांसफर होता ही, आप भी जानते हो, कुछ देर बाद वो कॉफी ठंडी हो ही जाती है। बट यूनिवर्स, यूनिवर्स तो भाई यूनिवर्स है, वो तो ब्रह्मांड है ना। तो इतना समझ में आ ही गया है। आई होप आप लोगों को अभी तक जो मैंने बताया है ये समझ में आया होगा। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम देखते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हमारा दैट मीन्स लेक्चर हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये 1999 गेट का एक क्वेश्चन है, मैकेनिकल का, 2 मार्क्स का। बोल क्या रहा है क्वेश्चन? एन इंसुलेटेड, सॉरी, एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है और साथ में देखिए एस भी लगा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कि भाई सिस्टम कौन सा है। जरा एक चीज को हमने अंडरलाइन कर लिया कि सिस्टम कौन सा है, तो सिस्टम है आइसोलेटेड। इंसुलेटेड नहीं बोला उसने, क्या बोला? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होगा भाई? आपको पता है कि मास ट्रांसफर तो नहीं होने वाला, देयर इज नो मास ट्रांसफर। और मैंने अभी बोला एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगी। देखो, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है नो मास ट्रांसफर एंड नो हीट ट्रांसफर, सॉरी, नो एनर्जी ट्रांसफर। और अगर एनर्जी और हीट नहीं हो रही है, सॉरी, एनर्जी और मास नहीं हो रहा है, तो एनर्जी का मतलब क्या है? उसमें वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा और हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। मतलब तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और आपको पता ही है कि 2 साल पहले गेट में अब ये नई चीज भी ऐड हो गई है कि एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। पहला ही क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया, और ये तो बहुत पहले का है, क्योंकि पहले भी कुछ कुछ ऐसे ही चलते होंगे। मुझे नहीं पता 99 में क्या चलता था, क्योंकि तब तो मैं 9th में था, ठीक है। तो 9th में था, मुझे नहीं पता था कि उस समय, और मुझे सच्चे बताओ तो उस समय ये भी नहीं पता था कि गेट क्या होता है, राइट। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इसके आगे की कहानी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप मुझे मैसेज करिए कि आपको कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए लाइव आ जाऊंगा। हम लाइव आके आपको बताएंगे। तो हमारा एक प्रयास है कि हम आपको बहुत सारी चीजें करके दें और आपको बेनिफिट दें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। हम, आप बोलिए, हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी, हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ दिनों बाद हम अपनी बुक्स और चीज़ें भी आपको पीडीएफ दे दिया करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि आपको पैसे खर्च करने नहीं हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़िए, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्दी आएंगे। थैंक यू।